हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं असबनी गंगवार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके कैरियर क्लासेस में। साथियों, आज का जो क्लास है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने जा रहा है। तो इस इम्पोर्टेंट क्लास को शुरू करने से पहले आपके लिए बताना चाहता हूं, जो भी साथी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको नई से नई क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो साथी हमारे पुराने जुड़े हुए हैं वो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दें ताकि इस क्लास का और भी साथियों को या और भी स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो क्लास को आज की स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है ग्रामीण स्वास्थ्य विकास। यानी कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है इसमें स्वास्थ्य का क्या क्या विकास है, क्या क्या इसके बारे में जानकारियां हैं, क्या क्या ज़रूरी फैक्ट हैं जिनसे सवाल बन सकते हैं, क्या क्या नीतियां हैं, क्या क्या योजनाएं हैं, इन सब को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की, कि भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी स्थिति क्या है। ठीक है, तो अगर बात करें भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की तो एक रिपोर्ट आती है नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट। जो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल जो सरकारी अस्पताल हैं वो आपके 20,403 हैं। अब आप सोचिए इतना बड़ा भारत सॉरी इतना बड़े भारत में सरकारी अस्पतालों की संख्या, ये बेटा थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, सॉरी, ये आपका 20,000 नहीं है, आपका बेटा ये 21,000 है। ये आपका 21,403 है, ये लिख लेना। मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। 21,403 कुल सरकारी अस्पताल हैं हमारे पूरे भारत में। अब आप सोचिए इतना बड़ा भारत देश और उसमें अस्पतालों की संख्या मात्र 21,403 है। अगर बात करें इनमें बेड कितने उपलब्ध हैं तो इनमें जो बेडों की उपलब्धता है, जो बिस्तरों की उपलब्धता है, वो 2,65,275 बेड है। अब आप सोचिए हमारे देश की जनसंख्या करीब 125 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है और 125 करोड़ में सरकारी अस्पताल में जो बेडों की व्यवस्था है वो मात्र 2,65,275 है। अब आप सोचिए क्या स्थिति हो सकती है। ठीक है, ये एक आंकड़े हैं किसके, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के, और ये सही आंकड़े हैं। इसके अलावा अगर हम शहरों में अस्पताल की बात करें तो शहरों में जो अस्पताल हैं वो 4,375 हैं। कितने हैं? 4,375। और इनमें बेड्स की बात करें या इनमें बिस्तरों की बात करें कितने बेड्स हैं तो ये 4,48,711 बेड हैं शहरी सरकारी अस्पतालों में। ठीक है, तो आप टोटल जोड़ लीजिए, शहर के और गांव के भी अगर हम टोटल मिला देते हैं तो 2,65,000 और ये 4,48,000 टोटल मिला लेते हैं तो करीब करीब आपके 7 लाख के आसपास बेड हो जाएंगे। तब भी कौन सा बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो आप सोचिए क्या स्थिति है। ठीक है, आगे बढ़िए। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों को हम लोग ग्रामीण परिवेश पढ़ा तो ग्रामीण पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 3100 मरीजों पर एक बेड है। आप सोचिए अगर 3100 मरीज हैं तो अगर बेड की उपलब्धता की बात करें या बेड की एबिलिटी की बात करें तो मात्र और मात्र एक बेड उपलब्ध है। आप सोचिए। तो ये आपकी रिपोर्ट हो गई नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट। अब इसके अलावा एक रिपोर्ट और आती है रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, जो ग्रामीण क्षेत्र के बारे में जो अपना निकालती है रिपोर्ट रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, उसके अनुसार देखिए एक रिपोर्ट और आई है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 की आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है। यानी अगर 26,000 की आबादी है गांव में तो उन पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है, यानी एक अंग्रेजी वाला डॉक्टर है आपका। ठीक है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? WHO कहता है कि 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर गांव में एलोपैथिक होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन दुर्भाग्य की बात कह सकते हैं कि 26,000 की आबादी पर मात्र 1,000 का एलोपैथिक डॉक्टर हमारे यहाँ उपलब्ध है। इसी प्रकार अगर आगे बात करें कि हमारे जो उत्तर प्रदेश राज्य है, देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में 77% आबादी गाँव में रहती है, जहाँ कुल 4442 अस्पताल हैं। समझ रहे हैं आप? पूरे यूपी में 4442 अस्पताल हैं और 39,104 बेड हैं। सोचिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या है हमारे उत्तर प्रदेश की पूरे भारत में और वहाँ बेड कितने हैं? 39,104 बेड हैं और यहाँ लगभग 3900 मरीजों पर एक बेड है। और भी स्थिति गंभीर है। पूरे भारत का अगर आंकड़ा हमने निकाला ग्रामीण क्षेत्रों में तो 3100 मरीजों पर एक बेड था
और अगर यूपी की बात करें तो यहाँ पर तो 3900 मरीजों पर एक बेड है। तो स्थिति इतनी भयावह है, आप सोच समझते हैं। अभी आपने देखा था जब कोरोना आया था कितनी भयावह स्थिति हो गई थी, कितने लोगों की लाशें पड़ी थी हॉस्पिटलों के बाहर, शमशान भूमियों में। जगह नहीं मिल रही थी, बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी। इतना ज़्यादा डेवलप हो रहा है हमारा कंट्री, इतने सारे हॉस्पिटल बन रहे हैं, इतने गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, उसके बावजूद भी ये हालत है। तो समझ सकते हैं आप लोग अभी कितने सुधार की ज़रूरत है भारत को। ठीक है, आगे बात करते हैं राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019। ये सूचकांक जो है ये नीति आयोग द्वारा जारी एक सूचकांक है। ये लास्ट टाइम 2019 में आया था, तब से अभी आया नहीं है, तो इसी का आंकड़ा हम लोग पढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी प्रमुख सूचकांक है। जिसे इसने विश्व बैंक और केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर तैयार किया। जो नीति आयोग है हमारा, सबसे पहले 2014 से पहले योजना आयोग हुआ करता था। 2014 में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो उन्होंने योजना आयोग को ख़त्म करके एक अपना नया आयोग बना दिया, जिसको हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं। तो नीति आयोग इस राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019 जो आया है इसको प्रस्तुत करता है। तो नीति आयोग ने इसे विश्व बैंक और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इनके साथ मिलकर तैयार किया है। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पहले बता चुका हूँ आपके लिए। ठीक है, आगे यह रिपोर्ट हेल्थी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया यानी स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत शीर्षक से जारी की गई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे कोई पूछ ले राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019 का टाइटल क्या है या शीर्षक क्या है, तो हेल्थी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया यानी स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत, इससे ये रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, आगे इस रिपोर्ट में केंद्र और राज्यों के वर्ष भर के प्रदर्शन को मापा जाता है, यानी पूरे केंद्र सरकार या पूरे देश की और हर राज्य की अलग अलग इसमें जो भी उन्होंने प्रदर्शन किया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसको मापा जाता है, उसके आंकड़े दिखाए जाते हैं। ये जो सूचकांक आता है स्वास्थ्य सूचकांक, ये 23 संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है, यानी इसमें 23 चीज़ों को लिया जाता है। जैसे इसके क्षेत्र को एक बात बता दे रहा हूँ मैं आपके लिए, स्वास्थ्य परिणाम, गवर्नेंस एवं सूचना और महत्वपूर्ण जानकारी है। तो इनके अंतर्गत 23 क्षेत्र आते हैं जिसके अनुसार ये राज्य स्वास्थ्य सूचकांक निकाला जाता है। आपको बता दें यह रिपोर्ट राज्यों के 2 वर्षों की अवधि 2016-17 और 2017-18 के दौरान हुए प्रगतिशील सुधार व समग्र प्रदर्शन को मापने तथा उस पर प्रकाश डालने पर फोकस है। यानी जो रिपोर्ट 2019 में आई है तो इसने 2 सेशन लिए, एक 2016-17 वाला, एक 2017-18 वाला, और इनमें जो जो सुधार हुए हैं, जो जो प्रदर्शन किए हैं राज्यों ने, उनका आंकड़ा जो इसमें है वो दिखाया गया है और 2019 में इसको प्रस्तुत किया गया है। इसमें कितने राज्यों को शामिल किया गया? इसमें राज्यों को 21 बड़े राज्य शामिल किए गए हैं, 8 छोटे राज्य और 7 केंद्रशासित राज्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, उस समय 21 राज्य थे और 8 छोटे राज्य थे, यानी जब ये रिपोर्ट बनी थी 2017-18 तक की, तो उस समय 28 राज्य हुआ करते थे हमारे भारत में और 7 केंद्रशासित प्रदेश हुआ करते थे। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये आपको बताना जरूरी था। आगे बढ़ते हैं, इसके जो आंकड़े आए हैं जो आपसे पूछ सकते हैं, अगर बड़े राज्यों के आंकड़ों की बात करें तो जो बड़े राज्यों के आंकड़े आए हैं, बड़े राज्यों में केरल का जो इन्होंने एक आंकड़ा माना था कि 100 नंबर दे दिए, 100 में से कितने कितने नंबर किस राज्य को मिले हैं, उसके अनुसार देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट में किस राज्य की कैसी स्थिति रही। तो बड़े राज्यों में अगर बात करें तो केरल को जो नंबर मिले हैं वो 74.01%, आंध्र प्रदेश को 65.13, महाराष्ट्र को 63.99 को क्रमशः पहला, दूसरा व तीसरा स्थान मिला। ठीक है, ये बात समझ गए आप लोग। तो ये हो गया आपका नंबर 1 पे कौन रहा है? केरल, नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश और नंबर 3 पे महाराष्ट्र रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें जो बड़ी आबादी वाले राज्य हैं तो सबसे बड़ी आबादी वाला हमारा उत्तर प्रदेश है, लेकिन उसकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब रही है। उत्तर प्रदेश को जो अंक मिले हैं वो 28.61 मिले हैं, इसलिए पिछड़ा साबित हुआ है। इसके पश्चात बिहार को मिले हैं 32.11 और उड़ीसा को मिले हैं 35.95, आदि का स्थान है। तो इनकी स्थिति थोड़ी खराब रही। अगर बात करें भारत में स्वास्थ्य नीतियाँ की
अब तक भारत में हेल्थ रिलेटेड कितनी पॉलिसियाँ आ चुकी हैं या कितनी हेल्थ पॉलिसी या स्वास्थ्य नीतियाँ आ चुकी हैं। तो सबसे पहली जो स्वास्थ्य नीति आई थी वो आज़ादी के 30 वर्ष बाद आई थी। हमको आज़ादी मिली थी उसके 30 वर्ष बाद, तो हमको ये मिला था पहला वाला स्वास्थ्य नीति। तो याद रखना साथियों कि भारत की जो पहली स्वास्थ्य नीति आई थी वो हमारी 1983 में आई थी। इसके बाद इसका और एक बात बता दें, 1983 में शिक्षा नीति हमारी जो स्वास्थ्य नीति आई थी इसका लक्ष्य रखा गया था कि सन 2000 तक हम अपने स्वास्थ्य की सारी ज़रूरतों को पूरा कर लें। इसके बाद दूसरी स्वास्थ्य नीति हमारी सन 2002 में आई और इसके बाद तीसरी स्वास्थ्य नीति सन 2017 में आई है, जो कि आज भी लागू है या वर्तमान में चल रही है। ठीक है, अगर बात करें स्वास्थ्य नीति के उद्देश्यों की, तो स्वास्थ्य नीति के कुछ प्रमुख उद्देश्य इसमें मैंने आपके लिए लिखे हैं। पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, यानी स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है हमारा, हेल्थ का जो एरिया है, उसमें नए नए चीज़ों को बढ़ावा देना। अगला स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करना, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, रोगों की रोकथाम का उपाय करना, तकनीकी को बढ़ावा देना, मानव संसाधन विकास और अलग अलग चिकित्सा प्रणाली को अपनाना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना। तो ये सारे स्वास्थ्य नीति के उद्देश्य हैं। ये आप लोग पढ़ लो, आराम से समझ लो, इनमें कोई बहुत ज़्यादा समझाने वाली चीज़ है नहीं। अगला ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, जो स्वास्थ्य नीति है हमारे देश की 17 वाली जो लागू है, इसके उद्देश्य क्या है 2017 वाली के, ये समझ लीजिए। प्रमुख लक्ष्य, तो सभी आयु के व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता को बेहतर स्थान प्रदान करना, एक तो ये लक्ष्य है। दूसरा, गरीबी या गरीबों को बिना किसी आर्थिक दबाव के उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं। लेकिन क्या करें, हमारे देश का दुर्भाग्य है, लक्ष्य तो बनाया जाता है लेकिन उनको शायद कभी पूरा नहीं किया जाता। अगला है स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च को वर्ष 2025 तक कुल सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% तक करना। अगला है वर्ष 2025 तक जीवन प्रत्याशा को 67.5 से बढ़कर 70 वर्ष करना। यानी लक्ष्य है इसका स्वास्थ्य नीति का 2025 तक, जो अभी जीवन प्रत्याशा चल रही है मनुष्यों की, जो मानी गई है 67.5 है, उसको बढ़ाकर 70 वर्ष तक करना। यानी जो आदमी की मिनिमम एज होगी मनुष्य की, वो 70 वर्ष तक होगी। अगला है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को वर्तमान की मृत्यु दर से कम करना। वर्तमान में क्या मृत्यु दर 2017 में आंकड़े आए थे, 2017 में 1000 पर 39 शिशु बचपन में ही 5 वर्ष से पहले ख़त्म हो जाते थे पैदा होने के बाद, तो इसको कम करना। ठीक है, ये लक्ष्य है इनका। अगला है वर्ष 2020 तक मातृ मृत्यु दर को पूरी तरह से समाप्त करना। यानी प्रसव के दौरान स्वास्थ्य की बहुत सारी असुविधाओं की वजह से या बहुत सारी दिक्कतों की वजह से माताओं की मृत्यु हो जाती है, तो उस मातृ मृत्यु दर को पूरी तरह से ख़त्म करना, ये इनका लक्ष्य था 2020 तक। लेकिन क्या ये पूरा कर पाए, ऐसा शायद मुझे नहीं लग रहा हो पाया हो। इसके अलावा वर्ष 2018 तक स्थानीय क्षेत्रों में कुष्ठ रोग पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना। वर्ष 2025 तक टीबी रोग को पूरी तरह से समाप्ति का लक्ष्य, यानी जो टीबी होता है, क्षय रोग जिसे बोलते हैं, उनका लक्ष्य कि 2025 तक उसको पूरी तरह से समाप्त करना। अगला है 1000 की आबादी पर 2 बिस्तरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अभी आपको पता है 1000 की अभी जो था इससे पहले कि 1000 की आबादी पर 1 बिस्तर की उपलब्धता क्लियर थी, लेकिन 2000 के अब इन्होंने इसमें लक्ष्य रखा है। लेकिन होता क्या है, 39 हज़ार 31 हज़ार पे 1 बेड उपलब्ध है। और अगला है आयुष मंत्रालय के त्रिआयामी एकीकरण की संकल्पना। तो ये इसके लक्ष्य हैं या उद्देश्य हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य नीति के उद्देश्य हमने पढ़ लिए। अब स्वास्थ्य संबंधित कुछ प्रमुख संस्थान हैं भारत लेवल के या केंद्रीय लेवल के, पूरे भारत में जो चलते हैं, कार्य करते हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जान लीजिए। एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सिर्फ लेखपाल ही नहीं, लगभग भारत के सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला है स्वस्थ परिवार कल्याण संस्थान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य भारत परिवार कल्याण। इसके आगे राष्ट्रीय और आप लिख लेना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान, ये नई दिल्ली में है। दूसरा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इसको बोलते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, या इसी को हम लोग एम्स बोलते हैं, ये भी नई दिल्ली में है। तीसरा है
अखिल भारतीय मलेरिया शोध संस्थान, ये भी नई दिल्ली में है। अगला है वल्लभ भाई पटेल चेस्ट संस्थान, ये भी नई दिल्ली में है। अगला है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, ये जयपुर राजस्थान में है। अगला केंद्रीय औषधि संस्थान लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में, जिसको बोलते हैं CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी का दूसरा नाम है, ये लखनऊ में है। अगला है आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, जो BHU में पड़ता है ये संस्थान। अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, ये आपका अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये आज की क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्वास्थ्य योजनाएं। जो हमारे भारत में बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, स्वास्थ्य योजना जिनको बोलते हैं, वो अब हम थोड़ी सी जानेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा पूछी जाएंगी आपसे एग्ज़ामों में। तो सबसे पहली योजना अगर हम बात करते हैं, जिसका नाम है आयुष्मान सहकार योजना। अब आयुष्मान से आप क्या समझते हैं, तो मैं आपके लिए बता दूं, जहाँ पे भी आयुष्मान आ जाए, जहाँ पे भी आयुष्मान वर्ड आ जाए, तो मान के चलिएगा कि उस आयुष्मान का अर्थ है स्वास्थ्य से लिया जा रहा है, उसका अर्थ है स्वास्थ्य। अगर आपकी परीक्षा में कोई भी योजना पूछ ले, उसके नाम के अगले आयुष्मान लगा है, तो आप समझ लीजिए कि हमारा हेल्थ से रिलेटेड बात हो रही है या स्वास्थ्य से रिलेटेड बात हो रही है। दूसरी बात अगले पढ़िए, आयुष्मान सहकार योजना। सहकार का मतलब होता है जहाँ पे कोई विकास निगम कोई चीज़ हेल्प कर रही है या कोई चीज़ कॉपरेट कर रही है, तो उसको बोलते हैं सहकारी। तो सहकार का मतलब है विकास निगम या कोऑपरेटिव और योजना, यानी कि ये योजना जो है भारत सरकार के साथ साथ और भी संस्थान या और भी चीज़ें हैं जो इसके लिए कॉपरेट कर रही हैं, और भी मंत्रालय हैं या और भी संस्थान हैं जो इसको कॉपरेट कर रही हैं, इसलिए इसका नाम है आयुष्मान सहकार योजना। अब आइए जानते हैं इसके बारे में। अगर शुरुआत की बात करें तो शुरुआत या लॉन्च ये कब हुई, तो भारत सरकार के कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। इसके बाद सहकारी विकास निगम NCDC घरेलू सहकारी संस्थानों के साथ इस योजना पर कार्य करते हैं, यानी यह योजना केंद्र सरकार के साथ साथ सहकारी विकास निगम NCDC और घरेलू सहकारी संस्थान, ये तीनों मिलकर चलाती हैं इसको। ठीक है, आगे बात करें अगर इस योजना के उद्देश्य की, तो इस योजना के जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो ये हैं कि किसानी व खेती बाड़ी पर निर्भर ग्रामीणों को अच्छी व सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा किसान और जो खेती बाड़ी से निर्भर लोग हैं, ग्रामीण लोग, उनके लिए अच्छी व सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ में योजना के माध्यम से भारत सरकार घरेलू सहकारी समितियों के साथ मिलकर ग्रामीण इलाकों में अस्पताल निर्माण और या जो अस्पताल पहले से निर्माण है उनका आधुनिकीकरण, उनका नवीनीकरण, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं व बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करती है, ये इसके उद्देश्य हैं। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत आयुष आपका, जिसमें आपका आ जाता है आयुर्वेद वाला, होम्योपैथी, दवा निर्माण, औषधियों का परीक्षण, कल्याण केंद्र, आयुर्वेद केंद्र व दवा की दुकानों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत इतनी चीज़ों को शामिल किया गया, आयुष, होम्योपैथी, दवा निर्माण, औषधियों का परीक्षण, कल्याण केंद्र, आयुर्वेद केंद्र व दवा की दुकान। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहली योजना, जिसका नाम था आयुष्मान सहकार योजना। इसके साथ अगली योजना बढ़ते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना है स्वस्थ भारत अभियान या स्वस्थ भारत मिशन कह सकते हैं। तो स्वस्थ भारत अभियान, इसका जो पहला फेज था या पहला चरण था, ये सन 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब मोदी जी की सरकार बनी थी, और प्रथम बार जब गांधी जी की उन्होंने जयंती मनाई थी 2014 में, अपनी मतलब प्रधानमंत्री पद लेने के बाद जब उन्होंने गांधी जयंती मनाई थी, तो वो जो गांधी जी की जयंती थी 2014 वाली, वो 115वीं जयंती थी। आज भी गांधी जी की इस जयंती में बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो 2 अक्टूबर सन 2014 को गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर, गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर 2014 को वर्ष 2019 तक, यह लिखा वर्ष 2019 तक पूरा किया जाना निर्धारित किया गया। यानी अक्टूबर सन 2014 को गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर स्वस्थ भारत मिशन की शुरुआत हुई, और उस समय मोदी जी का जो प्रथम कार्यकाल था 2014 से लेकर 2019 तक था, तो उन्होंने ये निर्धारित किया
कि ये हम जो स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं ये 2019 तक हम इसको पूरा कर देंगे, और उनका मानना ये था कि हम पूरे भारत को इन 5 सालों में स्वस्थ कर देंगे। और अभियान बहुत ज़ोरों शोरों से चला, बहुत सारे नारेबाजी हुई, दीवारें बहुत सारी पोती गई, उन पर बहुत बढ़िया नारे लिखे गए, स्लोगन लिखे गए, कोटेशन लिखे गए। लेकिन क्या भारत स्वच्छ हो पाया? देखो, भारत जब स्वच्छ होगा जब भारत का प्रत्येक नागरिक इसके प्रति अवेयर होगा, इसके प्रति जागरूक होगा। आज हम लोग जहाँ चाहें वहाँ कूड़ा फेंक देते हैं, जहाँ चाहें वहाँ कचरा फेंक देते हैं, कुछ खाया फ्रूट्स वगैरह या कुछ ही खाया रास्ते में पॉलीथीन फेंक देते हैं। तो ये सब हमको बंद करना होगा, तभी भारत स्वच्छ होगा। खुले में शौच नहीं जाएंगे गांव में कोई भी। इसके अलावा पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करेंगे। कई बार आया कि पॉलीथीन का प्रयोग बंद करते हैं, पॉलीथीन बैन हो गई, लेकिन क्या कभी बैन हो पाई? मुझे नहीं लगता बैन हो पाई। रोडों पे हज़ारों लाखों पॉलीथीन पड़ी, उससे क्या होता? हम तो अस्वस्थ होते ही नुकसान होता है। इसके साथ बहुत सारे जो जानवर हैं जो बोल तक नहीं पाते हैं, वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, उनको खा लेते हैं, निगल लेते हैं। या बहुत सारे जलीय जीवों में हम प्लास्टिक कचरा वगैरह पहुँच जाता है तो वो उनके भोजन में शामिल हो जाता है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा बेचारे निर्दोष प्राणी की मृत्यु तक हो जाती है। चलो आगे पढ़ते हैं। इस मिशन के तहत ग्रामीण स्वच्छता, क्या क्या आया इस मिशन के तहत? ग्रामीण स्वच्छता, कामा खुले में शौच से मुक्ति, कामा गांव, घर और देश में स्वच्छता को जीवन शैली का अंग बनाने पर बल दिया गया। इस योजना में कहा गया, इस मिशन में कहा गया कि ग्रामीण स्वच्छता, खुले में शौच, घर, गांव और देश में स्वच्छता को जीवन शैली का अंग बनाने पर बल दिया गया। यानी आप खुले में शौच नहीं करेंगे, घर, गांव और देश में स्वच्छ बनाने में सभी लोग बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, तो इस पर बल दिया गया। इसके अलावा इस मिशन के तहत 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया। आप देखे होंगे गांव में घर घर के बाहर सरकारी शौचालय बनाए गए हैं, उस पर लिखा हुआ है स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। किसी पे लिखा है इज्जत घर, किसी पे कुछ लिखा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी योजनाओं के अंतर्गत गांव में बनाए गए। तो 2014 से लेकर 2019 के बीच में 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया, और लक्ष्य रखा गया था 12 करोड़ का, यानी 120 मिलियन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 10 करोड़ तक पहुंच गए। आगे बढ़ते हैं। भारत के सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों को 2 अक्टूबर 2019 को ओडीएफ का मतलब होता है खुले में शौच मुक्त, खुले में शौच होना, किया गया। यानी 2 अक्टूबर सन 2019 तक ओडीएफ किया गया, यानी भारत के सभी राज्यों के जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं कहा जा रहा है कि खुले में शौच मुक्त ये हो गए हैं। अब मुझे एक बात बताइए, आप सभी लोग 90% मैं समझ सकता हूँ कि गांव से रिलेटेड होंगे जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं। क्या गांव में ऐसा हुआ है आज भी 100% हम लोग खुले में शौच मुक्त हो पाए हैं? घर में शौचालय सबके बन गया है, ये बात ठीक है, लेकिन क्या स्वच्छ भारत अभियान के आप लोग हिस्सा बन पाए? आज भी गांव में लोग खुले में जाते हैं शौच करने, ठीक है, बोलते हैं खुले में एक अलग फीलिंग आती है, खुलों में शौच बहुत अच्छी होती है, खुले में आराम से मुक्त होकर बैठते हैं खेतों में या सड़क के किनारे, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, ताज़ी हवा मिलती है, पेट अच्छा साफ होता है, ऐसा गांव में लोगों का मानना है। आप उनको कितना भी समझा लो लेकिन वो सुधरने वाले नहीं हैं, जब तो उनकी मानसिकता नहीं सुधरेगी। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण, इसका जो सेकंड फेज़ आया जब 2019 में दोबारा फेज़ आया। इसका पहला जो चरण था वो 2014 से लेकर 2019 तक का था, जब स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण चरण दूसरा आया इसका। तो इसमें देखिए, स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियों के पश्चात, जो पहला मिशन था उसकी उपलब्धियों के पश्चात इसे बनाए रखने हेतु स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। इस मिशन के क्रियान्वयन की अवधि वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक होगी, यानी ये 20-21 से शुरू होकर 24-25 तक चलेगा, ठीक है। ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाकर रुपये 2 लाख से 3 लाख कर दिया गया है। यानी गांव के स्तर पर जो सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण होता है उसके लिए हेल्प की जाती है, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, उसको बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक कर दिया गया है, ठीक है। इसमें घरेलू शौचालय एवं सामुदायिक शौचालय के निर्माण से ग्रामीण रोजगार तथा अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। आपने देखा होगा घरेलू शौचालय तो गांव में बनवाए गए थे, इसके अलावा एक सामुदायिक शौचालय गांव-गांव में बना हुआ है, अब बनाया गया है। तो उसमें इकट्ठे बहुत सारे बाथरूम्स और लैट्रिन बनाई गई हैं। तो उसमें क्या है, इकट्ठे आप ग्रुप में भी गांव के लोग जाकर शौच का प्रयोग कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या, एक तो ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा, उसके लिए गांव में पद निर्धारित किया गया, उसकी सफाई करने वाला रखा गया है,
उसका केयर टेकर रखा गया है। तो ये सारे पद, उससे क्या होगा, गांव में रोजगार लोगों को मिलेगा और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, अगला सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। अब लिखा सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, ये 3 वर्ण, सुरक्षित का सा, मातृत्व का माँ और आश्वासन का लास्ट वाला ना, इन तीनों वर्ड से मिलकर बना है सुमन। तो इस योजना का शॉर्ट नाम सुमन योजना भी है। वैसे इसको सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना भी कहते हैं। ये जो भी अभी हम योजनाएं पढ़ रहे हैं ये सारी स्वास्थ्य से रिलेटेड योजनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपके लिए केंद्र की, राज्य की अलग अलग योजनाएं भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम चूँकि टॉपिक ही पढ़ रहे हैं स्वास्थ्य विकास या ग्रामीण स्वास्थ्य विकास या ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, तो अभी हम सारे जो योजनाएं पढ़ रहे हैं वो स्वास्थ्य से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना या सुमन योजना की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 10 अक्टूबर सन 2019 को हुई थी। इस योजना की घोषणा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की केंद्रीय परिषद की 13वें सम्मेलन के दौरान की गई थी। आपसे पूछ ले कि सुमन योजना की शुरुआत किसने करी, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, याद रखना। इस योजना का लक्ष्य क्या है, देखिए लक्ष्य इसका पहला है कि देश में मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। जो देश में मातृत्व मृत्यु दर है, यहाँ पे मातृत्व और लिख लेना, देश में मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। ठीक है, दूसरा इसका उद्देश्य है अस्पताल में मातृ और शिशु मृत्यु की रोकथाम करना एवं भुगतान रहित तथा सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना। यानी अस्पताल में जो माता और शिशु है उनकी मृत्यु की कमी करना और उनमें रोकथाम लाना, और भुगतान रहित यानी फ्री ऑफ कॉस्ट तथा सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना, ये इसका लक्ष्य है। ठीक है, इसके अलावा माता एवं शिशु दोनों को प्रसव हेतु बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करना। जो माता है और उसका शिशु है जो पैदा हो रहा है प्रसव के लिए, उनके लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान कराना। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को प्रसव के 6 माह के पश्चात माता तथा नवजात शिशु को निःशुल्क देखभाल करने का प्रावधान है। यानी कोई भी गर्भवती महिला है, उसका प्रसव जब हो जाता है या बच्चा हो जाता है, उसके पश्चात 6 महीने तक माता और उसका बच्चा जो नवजात है उसकी देखभाल करना के जो प्रावधान है वो भी इसी सुमन योजना के अंतर्गत है। इसके अलावा गर्भवती महिला को घर से स्वास्थ्य संगठन तक निःशुल्क परिवहन की सुविधा प्रदान करने का भी प्रावधान है। यानी कोई भी महिला गर्भवती है और उसकी डिलीवरी होने वाली है, उसको हॉस्पिटल जाना है, तो उसके घर से सरकारी निःशुल्क परिवहन की सुविधा उसके लिए उपलब्ध कराई जाएगी और उसको हॉस्पिटल तक ले जाया जाएगा। इसके अलावा इस योजना के साथ ही वेबसाइट तथा शिकायत निवारण पोर्टल का भी शुभारंभ इसका किया गया है। अगला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको PMJY भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री जय योजना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है और बहुत अच्छी योजना है। इस योजना का क्या है, ये विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना, सबसे इम्पोर्टेंट योजना है अभी तक जितनी पढ़ाई उनमें ये विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना है। दूसरी बात, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने 13 सितंबर सन 2018 को झारखंड के रांची से की थी। देश के करीब 50 करोड़, देखो 50 करोड़ लिखा है, कदाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, हाँ, देश के करीब 50 करोड़ लोगों को सरकारी तथा प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है। इसमें होता क्या है, ये BPL परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों आदि के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना। ऐसे लोग जिनका BPL कार्ड है, जो गरीबी श्रेणी में नीचे आते हैं, गरीबी रेखा से, या जो श्रमिक लोग हैं जो असंगठित क्षेत्रों में जो मजदूरी करते हैं, उनके लिए स्वास्थ्य बीमा योजना है। एक कार्ड बनता है, उस कार्ड के थ्रू उस श्रमिक लोग या BPL परिवार वाले लोग अपना व आपके परिवार का 5 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में जाकर करा सकते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट देख लीजिए इसका उद्देश्य क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया वही है उद्देश्य। द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल हेतु प्रत्येक वर्ष प्रत्येक परिवार को रुपये 5 लाख तक का चिकित्सा सुविधा प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है या लक्ष्य है। ठीक है, तो ये था आपका आज का योजना है। बाकी कुछ योजना और रह गई हैं, वो आपके लिए मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। बाकी आज के लेक्चर में जो ना समझ में आया वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको सही से समझाऊं। बाकी बेटा क्लास को सारे लोग कंटिन्यू देखते रहिएगा। प्रैक्टिस आज आने को थी लेकिन नहीं आ पाई, कोई बात नहीं, कल आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी योजनाएं कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा और बाय बाय।